नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, साथ ही डिटेल में सब्जेक्ट को भी पढ़ाते हुए कुछ वीडियो को अपलोड किए हुए हैं। इधर कुछ परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जब ये परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी तो मैं फिर सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा, उसकी सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्टिव क्लास लूँगा। और दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि यदि वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय समाज को समझने के लिए पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि, फील्ड व्यू, बुक व्यू की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? बुक व्यू और फील्ड व्यू हिंदी में है पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि में की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो आप लोगों को बता दें, विकल्प में है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये। अगर हम पुस्तक दृष्टि की बात करें, बुक व्यू की बात करें, तो इसमें जो है केवल पुस्तकों के आधार पे, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं भारतीय समाज का, तब उसे हम पुस्तक व्यू या बुक व्यू के नाम से जानते हैं। और दूसरा है क्षेत्र दृष्टि या फील्ड व्यू। फील्ड व्यू वो होता है कि हम स्पेशल गांव में या शहरों में या क्षेत्र में जा करके अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे हम क्षेत्र दृष्टि या फील्ड व्यू के नाम से जाना जाता है। तो यह दृष्टिकोण या अवधारणा का उपयोग जो है एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने दिया था, तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास जो है क्षेत्र दृष्टि से संबंधित थे, और बाकी योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे और जी.एस. घुरिये की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह और एस.सी. दुबे भी क्षेत्र दृष्टि से संबंधित हैं, जबकि जी.एस. घुरिये महोदय जो हैं बुक दृष्टि से संबंधित हैं, पुस्तक दृष्टि से संबंधित। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन पुस्तक दृष्टि से संबंधित है या कौन क्षेत्र दृष्टि से संबंधित है। तो पुस्तक व्यू से सिर्फ जी.एस. घुरिये हैं इसमें। और अगर क्षेत्र दृष्टि की बात करेंगे तो योगेंद्र सिंह ने चूरनाखेड़ी गांव का अध्ययन किया है, एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया हुआ है, कमार जनजाति का अध्ययन किया हुआ है। तो ये सब क्षेत्र दृष्टि से अध्ययन है। और श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये ऊपर के तीनों ए, बी, सी ऑप्शन जो है वो क्षेत्र दृष्टि से संबंधित है, और जी.एस. घुरिये जो हैं बुक दृष्टि से संबंधित हैं। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर अंतर किसने किया था दोनों अवधारणाओं को देते समय, तो ये एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं। एम.एन. श्रीनिवास महोदय से बनने वाले प्रश्नों के बारे में और बात करें तो ये संरचनात्मक प्रकारवादी थे, और श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया और बताया कि यहाँ जो है ओकालिंगा एक जाति पाई जाती है जो है प्रभु जात के रूप में है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि रामपुरा गांव में प्रभु जात के रूप में कौन सी जाति हो पाई जाती है, तो इन्होंने बताया कि ओकालिंगा जनजाति है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने प्रभु जात की अवधारणा को दिया हुआ है, संस्कृतिकरण की अवधारणा को देते हैं, पश्चिमीकरण की अवधारणा को देते हैं, उसके साथ साथ आधुनिकीकरण और लौकिकीकरण की अवधारणा को देते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उसके बाद एक पुस्तक और है द रिमेंबर्ड विलेज। रिमेंबर्ड विलेज के बारे में बात करें तो ये जो है जब ये रामपुरा का अध्ययन करके आते हैं तो उसके बाद अध्ययन करने के दौरान जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ पे आग लगती है और उनकी जहाँ पे अध्ययन कर रहे थे सारी वस्तु जल जाती है। तो इनके रिकॉर्ड जो थे वो भी जल जाते हैं। सिर्फ इनके पास एक डायरी बचती है इनकी,
जो क्षेत्र के कार्य के दौरान ये डायरी लिखते थे वही इनके पास बची थी। तो उसको याद करते हुए और डायरी में जो लिखा हुआ था उसके आधार पर जो है इन्होंने द रिमेंबर्ड विलेज, मतलब जो चीज़ें याद आती गई और डायरी से देखते हुए लिखते जाते हैं तो उसको द रिमेंबर्ड विलेज के नाम से लिखा हुआ है। एक पुस्तक इनकी और बहुत महत्वपूर्ण है, रिलीजन एंड सोसाइटी। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, अमंग द कोर्स इन साउथ इंडिया पुस्तक जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक और पुस्तक है मैजिक फैमिली इन इंडिया। तो इस प्रकार से श्रीनिवास से भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग का प्रकार जी.सी. होम्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया? जी.सी. होम्स ने सहयोग के कई प्रकार बताए हैं, इसमें से कौन सा प्रकार जी.सी. होम्स द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है? तो जी.सी. होम्स की पुस्तक की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्स फॉर्म। तो इसी पुस्तक में इन्होंने बताया है कि सामाजिक सहयोग के बारे में इन्होंने लिखा कि स्वतः स्फूर्ति जो है सामाजिक सहयोग का प्रकार है, अप्रत्यक्ष है और निर्देशित जो है ये सब सामाजिक सहयोग के प्रकार हैं। समझौते पर आधारित सहयोग की बात यह नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से बी विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत से जुड़ा हुआ, ग्राम पंचायत को राम राज्य का आदर्श किसने माना था? ग्राम पंचायत को राम राज्य की तरह एक आदर्श के रूप में किसने माना था? विकल्प में है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के बारे में बात करें तो सबसे पहली बार ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है महात्मा गांधी ने किया था और उन्होंने बताया था कि यह जो है ग्राम पंचायतें राम राज्य का आदर्श हैं, इस रूप में इनको वर्णित किया था। इन्हीं के विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने जो है इसे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत रखा, पंचायतों की बात की हुई है। और इस अनुच्छेद 40 का क्रियान्वयन की बात करें तो 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान का एक ज़िला है, उसके डिडवाना गांव से जो है ग्राम पंचायत चुनाव का प्रारंभ होता है। उसके बाद देखा जाए तो इसे संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन से दिया जाता है। और जो बात करें ये 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, जबकि संशोधन 92 में होता है और लागू जो है 24 अप्रैल 1993 को होता है। इसलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है पंचायती राज से कि किसके कहने पर जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया था? तो बलवंत राय मेहता है, मेहता समिति के सिफारिश पे जो है इसे त्रिस्तरीय बनाया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति थी उसने द्विस्तरीय की बात की थी, जबकि संविधान में त्रिस्तरीय का उल्लेख किया गया मेहता समिति की सिफारिश पे। और इसी 73वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं को 73% आरक्षण पंचायती राज में दिया जाता है। कुछ राज्यों में अब 50% का उल्लेख होने लगा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया जाता है। कुछ स्पेशल राज्य अपना जिसको पास किए हुए हैं। पंचायती राज के अंतर्गत बात करें कि 29 विषयों को रखा गया है और 29 विषयों पर मतलब ग्राम पंचायतें अपना कानून बना सकती हैं, इस तरीके का उल्लेख मिलता है। तो ये था पंचायतों से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? इसमें कुछ विद्वान दिए हुए हैं, उसमें से एक विद्वान जो है संरचनात्मक मार्क्सवादी नहीं है। अल्थुजर जो है संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं। लेवी स्ट्रास यही जो है संरचनात्मक मार्क्सवादी नहीं है, जबकि ये क्या हैं? संरचनावादी हैं।
लेवी स्ट्रास जो हैं संरचनावादी हैं, संरचनात्मक मार्क्सवादी, ये मार्क्सवाद का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि निकोलस पोलांजास जो हैं ये भी संरचना मार्क्सवादी हैं। मेरियस गोल्डेलियर जो हैं ये भी संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं। लेवी स्ट्रास केवल संरचनावादी हैं, ये मार्क्सवादी नहीं है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? जातिगत परंपरा, लिंगानुपात में असमानता, धार्मिक कारण, जनजाति प्रथाएं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, वेस्टरमार्क की एक पुस्तक आई थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इस पुस्तक पे इन्होंने बताया था कि मानव समाज जो है प्रारंभ से ही एक विवाही रहा है, मतलब कि एक स्त्री का एक पुरुष के साथ ही विवाह होता है। क्यों होता है? क्योंकि मानव जो है भावनात्मक व्यक्ति है, मनुष्य में अपनत्व की भावना पाई जाती है। इस वजह से जिसके साथ संबंध रखता है, यौन संबंध रखता है, वह सदैव उसके प्रति क्या होता है, संबंधित रहना चाहता है। इस प्रकार से परिवार का निर्माण होता है और एक विवाह, एक ही व्यक्ति का एक व्यक्ति से विवाह होता है। किंतु फिर आगे उसी पुस्तक में ये कहते हैं कि बहुपति विवाह इस वजह से हुआ जब स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो गई। जैसे लड़ाई झगड़ा होता था, जैसे राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, या एक कबीला दूसरे कबीले से जब लड़ाई करता था, तो लड़ाई करने वाले वर्ग में क्या होते थे, पुरुष होते थे। महिलाएं जो है घर में रहती थी, पुरुष जो है लड़ाई करने जाते थे। तो मरने वाले संख्या में जो होते थे पुरुष ही होते थे। तो इस प्रकार से युद्ध में मरने वाले पुरुष होते थे, महिलाओं की संख्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब महिलाओं की संख्या बढ़ने की वजह से लिंगानुपात में जो है असमानता आती थी। लिंगानुपात असमानता के कारण क्या होता है, बहुपति प्रथा का उदय होता है, ऐसा वेस्टरमार्क ने उल्लेख किया हुआ है। तो इस प्रकार से लिंगानुपात असमानता जो है बहुपति विवाह के कारण है, ऐसा वेस्टरमार्क ने माना है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यौन कर्मियों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति से किसने किया है? यौन कर्मियों का सहभागी अवलोकन। तो दोस्तों सहभागी अवलोकन पद्धति की बात करें तो सहभागी अवलोकन पद्धति सबसे पहली बार जो है समाजशास्त्र में मेलिनोव्स्की महोदय ने किया था। टोबियाडा द्वीप समूह में जाकर के जनजातियों का, वहाँ पे जनजातियों के साथ रहते हुए सहभागी अवलोकन करते हैं, जिसमें उन्होंने कूला व्यापार चक्र का उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद बात करें विलियम एफ व्हाइट का जो है बात करें तो यह भी सहभागी अवलोकन किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो है अमेरिका के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का सहभागी अवलोकन किया था। हावर्ड पार्कर की बात करें तो यह भी जो है सहभागी अवलोकन किए थे, किंतु उन्होंने जेल के कैदियों का जो है सहभागी अवलोकन किया हुआ है। यहाँ पूछा हुआ है यौन कर्मियों का सहभागी अवलोकन किसने किया है, तो यह है टीटा सैंडर्स महोदय ने जो है यौन कर्मियों का सहभागी अवलोकन किया है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची दी हुई है, सूचियों का मिलान करना है। सूची एक में अवधारणाएं दी हुई हैं और परिभाषाएं दी हुई हैं, दूसरे में विद्वान का नाम है। जैसे सांस्कृतिक विलंबना क्रोबर, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है क्लूखोन, संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट तत्व हर्स्कोविट, अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी आगबर्न। तो दोस्तों सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है आगबर्न महोदय ने दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ए का 4 हो जाएगा। संस्कृति मानव का पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, यह जो है हर्स्कोविट महोदय ने कहा था, तो इसका मतलब बी का 3 हो जाएगा। संस्कृति के प्रकट और अप्रकट तत्व की बात जो है
क्लूखोन महोदय ने किया था, तो इस प्रकार से सी का 2 हो जाएगा। और अधिवैयक्तिक अधिसावयवी संस्कृति के संदर्भ में जो है क्रोबर महोदय ने चर्चा किया हुआ है, तो यह जो होगा डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 यह विकल्प सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें सांस्कृतिक विलंबना क्या होता है। आकबर महोदय ने कहा कि जब संस्कृति के 2 तत्व होते हैं, एक होती है भौतिक संस्कृति, एक होती है अभौतिक संस्कृति। जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, उसकी तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना की बात जो है आकबर महोदय ने किया हुआ है। उसके बाद संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्षकोविद महोदय ने कहा था संस्कृति को परिभाषित करते हुए कि मानव ने जो कुछ भी निर्माण किया हुआ है वह क्या है, संस्कृति है। ये हर्षकोविद की परिभाषा है। संस्कृति के 2 पक्षों की बात, प्रकट और अप्रकट तत्वों की बात करते हैं, तो ये क्लूखोन महोदय कहते हैं। संस्कृति जो होती है अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी की बात क्रोबर कहते हैं। ऐसे समझिए कि संस्कृति का निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या होता है, मानव है, इसलिए इसे इन्होंने कहा अधिवैयक्तिक है। किंतु संस्कृति का निर्माण मानव करता है, किंतु संस्कृति द्वारा क्या होता है, वह शासित होता है। यह मानव को ऊपर नहीं होता है, ये मतलब मानव इसी संस्कृति में ही रचा बसा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अधिसावयवी भी कहते हैं। तो इसलिए यह जो है क्रोबर ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना हुआ है। प्रश्न है, गॉड्स एंड मैन पुस्तक दी हुई हैं और उसके बाद उसके सामने लेखक हैं। गॉड्स एंड मैन, उसके सामने डी कौशाम्बी, प्रिमिटिव सोसाइटी जी.एस. घुरिये, मिथ एंड रियलिटी R.H. लॉबी, विलेज इंडिया मैककेम मेरियट। तो दोस्तों गॉड्स एंड मैन पुस्तक जो है जी.एस. घुरिये महोदय की है, तो इस प्रकार से ए का 2 विकल्प हो जाएगा। प्रिमिटिव सोसाइटी जो है R.H. लॉबी महोदय की है, तो इस प्रकार से बी का 3 हो जाएगा। मिथ एंड रियलिटी पुस्तक जो है यह डी कौशाम्बिक है, तो इस प्रकार से सी का 1 हो जाएगा। और विलेज इंडिया मैककेम मेरियट की पुस्तक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं विकल्प में 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 विकल्प ए में है, इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यह भी पुस्तक हैं और लेखकों का ही मिलान करना हुआ है। विकल्प में है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक जो है वह है आंद्रे वेतेइक है, वेत्ते का, तो इस प्रकार ए का 2 हो जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन जो है योगेन सिंह की पुस्तक है, इस प्रकार से बी का 4 हो जाएगा। और विलेज कास्ट जेंडर इन मेथड जो है श्रीनिवास की पुस्तक है, इस प्रकार से ए विकल्प सी का 1 हो जाएगा। द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम जो है के.एल. शर्मा की है, तो इस प्रकार से डी का 3 हो जाएगा। अब विकल्प देखते हैं 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 बी विकल्प में है, इस प्रकार से बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एक उपयोगी प्राकल्पना की विशिष्टता नहीं है? प्राकल्पना की विशिष्टता नहीं है। प्राकल्पना की बात करें, इसे उपकल्पना भी कहा जाता है, इंग्लिश में जो है हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस वह होता है जिसे शोध करने से पहले शोधकर्ता एक निष्कर्ष, अनुमानित निष्कर्ष निकाल करके उसको प्रश्न के रूप में रखता है, उसे प्राकल्पना के नाम से जाना जाता है। और प्राकल्पना के अंतर्गत बात करें तो अनुभव सिद्ध प्राकल्पना जो है अनुभव सिद्ध होनी चाहिए, जांच करने के योग्य होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और जो है स्पष्ट होनी चाहिए और अध्ययन को सीमाओं के अंदर रखा जा सके ऐसा होना चाहिए। तो इसमें मतलब स्पष्ट होना चाहिए, अनुभव सिद्ध होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, समरूप होना जरूरी नहीं है। इसलिए पूछा हुआ है कौन सा विशिष्टता नहीं है, तो प्राकल्पना में समरूपता देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शासक वर्ग के वर्चस्व हेजेमनी में आने वालों के लिए अधीनस्थ सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था? विकल्प में है एंटियो ग्रास्मी, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शब्द में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। वर्चस्व से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा हेजेमनी जहाँ पे आए वहाँ पे एंटोनियो ग्रास्मी का जो नाम है ये सबसे ऊपर आता है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एंटोनियो ग्राम्सी की बात करें तो यह एक मार्क्सवादी सिद्धांतवेत्ता थे। इन्होंने साम्यवाद का समर्थन किया था और इन्होंने बताया ग्राम्सी महोदय ने कि औपनिवेशिक काल में जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, इनके पक्ष में अपनी विचारधारा को रखा हुआ है, या इसे इन्होंने क्या कहा है? अधीनस्थ या सबअल्टर्न के नाम से पुकारा हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? कार्ल मार्क्स, गुरनाल मिर्डल, ए आर देसाई, ए जी फ्रैंक। तो दोस्तों बहुत सी पुस्तकों में देखने को मिलता है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ ने गढ़ा है। तो कुछ लोगों ने इसे ए जी फ्रैंक को बताया हुआ है, जबकि विकल्प में सी विकल्प सही है, क्योंकि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवाद विकास पथ ने गढ़ा है, ए आर देसाई महोदय ने कहा हुआ है। इस प्रकार से इनकी पुस्तक आई थी रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया इंडियन नेशनलिज्म। इसी पुस्तक में इन्होंने जो है इस विचार को दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सी विकल्प सही हो जाएगा। ए आर देसाई भारतीय समाजशास्त्री थे, इनसे कई प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो इनसे बनता है, किसने कहा कि भारतीय राजनीति में जाति की परिछाया है? तो यह भी ए आर देसाई महोदय ने कहा हुआ है। इन्होंने बताया कि भारतीय समाज में जो है संपत्ति संबंध पाया जाता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि किसने बताया कि भारतीय समाज में संपत्ति संबंध पाया जाता है? तो ए आर देसाई महोदय ने इसको भी बताया था। और ए आर देसाई महोदय कहते हैं कि भारत में जो भौतिकता आई हुई है यह अंग्रेज़ों की देन है। इससे पहले भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले इतनी भौतिकतावाद नहीं था, भौतिक वस्तुओं के पीछे इतना भारतीय नहीं थे। अंग्रेज़ों के आने की वजह से भौतिकतावाद यहाँ पे आई हुई है। तो यह भी प्रश्न बनता है इनसे। ए आर देसाई महोदय जो है एक ठेठ मार्क्सवादी थे, इन्हें यांत्रिक मार्क्सवादी भी कहा जाता है।
इनकी दो पुस्तकें और महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुस्तक मैंने पहले ही बता दिया कि रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन नेशनलिज्म जो है इनकी पुस्तक है। एक पुस्तक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया के अलावा एक पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। यह भी पुस्तक जो है AR देसाई महोदय की है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? भारत का जो है समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए भारतीयकरण पर कौन जोर देता है? विकल्प में तीन विद्वानों का नाम दिया हुआ है। GS घुरिये जो चारों विकल्प में है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि GS घुरिये जो है भारतीयकरण पर ध्यान देने की बात करते हैं। उसके बाद दूसरे विद्वान है AK शरण, तो इन्होंने भी भारतीयकरण के संदर्भ में बात किया हुआ है। और DP मुखर्जी, तो इस प्रकार से A विकल्प ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। GS घुरिये, AK शरण और DP मुखर्जी ने भारत के समाजशास्त्र का भारतीयकरण करने की बात करते हैं, तो इस प्रकार से A विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है, आधुनिक समाजशास्त्री हैं ये। वर्चुअल कम्युनिटी के लेखक कौन है? मेल्विन वेबर, हावर्ड रेन गोल्ड, वेरी वेलमैन, वेंडिक एंडरसन। दोस्तों, वर्चुअल कम्युनिटी पुस्तक की बात करें तो यह है हावर्ड रेन गोल्ड महोदय ने लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से B विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अगला प्रश्न है, DP मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार प्रयुक्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सभी पुस्तकें जो हैं DP मुखर्जी की हैं, धुरजटी प्रसाद मुखर्जी की हैं। ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान थे, और ये पूछा हुआ है कि किस पुस्तक में इनके जो है आधुनिकीकरण अवधारणा का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो पुस्तक है पर्सनालिटी एंड द साइंसेस, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर ए सोशलॉजिकल स्टडी, व्यूज एंड काउंटर व्यूज। तो दोस्तों, DP मुखर्जी ने मॉडर्न इंडियन कल्चर एंड सोशलॉजिकल स्टडी पुस्तक में पहली बार जो है आधुनिकीकरण की अवधारणा को रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न इंडियन कल्चर, तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पहली बार जो है आधुनिकीकरण की बात जो है इसी पुस्तक में करते हैं, तो इस प्रकार से C विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और DP मुखर्जी से बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करें तो कई प्रश्न इनसे बनते हैं। अभी इसके पहले ही बताया कि इन्होंने समाजशास्त्र का भारतीयकरण करने पर जोर देते हैं, और ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, और इन्होंने परंपराओं के द्वंद्व की बात की हुई है। तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है, किसने परंपराओं के द्वंद्व की चर्चा किया हुआ है? तो DP मुखर्जी महोदय ने किया हुआ है। और डाइवर्सिटी यानी भारत की विविधता पर भी चर्चा करते हैं। और इन्होंने एक कोटेशन बहुत अच्छा कहा था कि मानव बनाना मेरे हाथ में है। तो इस प्रकार से समाज जो है मानव बनाने का कार्य करता है, ऐसा जो है DP मुखर्जी महोदय ने कहा था। और इन्होंने भारतीय समाज की तुलना जो है मधुमक्खियों और उद्बिलाओं से किया हुआ है। तो यह भी पूछा जाता है कि इस विद्वान ने भारतीय समाज को मधुमक्खियों और उद्बिलाओं से तुलना किया हुआ है, तो DP मुखर्जी महोदय ने किया हुआ है। और इन्होंने कहा कि भारतीय समाज को समझना है यदि, तो भारतीय परंपराओं को समझना आवश्यक होगा। बिना भारतीय परंपराओं को समझे हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते हैं।
और इन्होंने चरैवेती या चरैवेती की अवधारणा को भी दिया है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? कौन इसमें से सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एमएन श्रीनिवास महोदय ने दिया हुआ है। यह बताते हैं कि निम्न जाति के वर्ग के लोग जो है उच्च जातियों का और अमूमन जो उस क्षेत्र में प्रभु जाति होती है उसका अनुसरण करते हैं। तो यह जातिगत गतिशीलता की चर्चा करते हैं और इसमें संरचना में परिवर्तन नहीं होता। जाति की पद मूलक 2-3 पीढ़ियों जाने के बाद जो जाति की जो समूह जो है उच्च जाति का अनुसरण कर रहा है तो उनके समकक्ष माना जाने लगता है। जातिगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार से यह कोई सामाजिक आंदोलन नहीं हुआ। उसी प्रकार पश्चिमीकरण की बात भी एमएन श्रीनिवास महोदय करते हैं। एमएन श्रीनिवास महोदय कहते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय समाज में जो भी बदलाव आए वह क्या है? पश्चिमीकरण है। भारतीय समाज में अंग्रेज़ों ने लगभग 100-200 साल तक शासन किया। उन शासन के दौरान भारतीय समाज में बहुत अत्यधिक परिवर्तन आया और जो भी परिवर्तन आया यह क्या है? पश्चिमीकरण है। और यह सामाजिक आंदोलन यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सामाजिक आंदोलन इसमें दोनों नहीं हैं। तो इस प्रकार से डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह दोनों सामाजिक आंदोलन नहीं है, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जन संचार समाज है? उत्तर आधुनिक समाज को किसने जन संचार समाज कहा हुआ है? पी.एच. कोहेन, जीन बाउडिलार्ड, एल.ए. कोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आधुनिक समाजशास्त्री हैं जो उत्तर आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं, उपभोक्ता समाज की चर्चा करते हैं। तो यह है जीन बाउडिलार्ड महोदय ने उत्तर आधुनिक समाज को जन संचार समाज के नाम से पुकारा हुआ है। जीन बाउडिलार्ड से, क्योंकि ये नए समाजशास्त्री हैं, वर्तमान में इनकी अत्यधिक अवधारणाएँ प्रचलित हैं, इसलिए जो है इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इसको एक तो इनकी याद रखिए कि इन्होंने कहा था कि जनसंचार समाज है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज एक मीडिया समाज है जो इसी से जुड़ा हुआ है। जनसंचार समाज है, मीडिया समाज है। उसके बाद इन्होंने कहा कि उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज भी है। और इन्होंने बताया कि आधुनिक समाज जो है क्या है? उपभोक्तावादी समाज है। उपभोक्तावादी समाज क्यों है? क्योंकि जनसंचार के माध्यमों से हमारे सामने जो है सिमुलेशन मिलता है, प्रतिकृति मिलती है, नकल मिलता है और इतना बढ़ा चढ़ा करके कोई चीज़ प्रस्तुत किया जाता है जिससे समाज क्या हो जाता है? उपभोक्तावादी समाज बनता है। तो यह भी पूछा जाता है कि सिमुलेशन, प्रतिकृति, नकल या संकेत की अवधारणा किसने दिया हुआ है? तीनों चीज़ें एक ही हैं। इंग्लिश में सिमुलेशन लिखा जाता है, हिंदी में प्रतिकृति, नकल या संकेत बोला जाता है। कि अवधारणा की चर्चा किसने की है? तो जीन बाउडिलार्ड महोदय ने किया हुआ है। और ये कैसे संभव हुआ? तो ये जो है जनसंचार के माध्यम से संभव हुआ है। जनसंचार के माध्यम से किसी चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता लेते हैं जिसका वास्तविकता से बहुत कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसकी वजह से समाज क्या हो जाता है? उपभोक्तावादी समाज में बदल जाता है। ऐसी बात करते हैं। इसमें उन्होंने साइबरनेटिक मॉडल की भी चर्चा किया हुआ है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ों की इन्होंने प्रमुख रूप से आलोचना किया हुआ है। एक तो ये प्रतीकात्मक विनिमय के कटु आलोचक रहे हैं, मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं।
संरचनावाद की भी आलोचना करते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा, आधुनिक समाजशास्त्री हैं, प्रतीकात्मक विनिमय की बात के आलोचना करते हैं, मार्क्सवाद की आलोचना करते हैं, संरचनावाद की भी आलोचना करते हैं, पर जनसंचार, मीडिया, इस सब की जो है समाज में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भव हुआ? भूमंडलीकरण किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है? उद्विकासवाद, प्रकार्यवाद, आधुनिकीकरण, संरचनावाद। तो दोस्तों, भूमंडलीकरण का सिद्धांत जो है आधुनिकीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा विशेषतः IMF का कटु आलोचक रहा है? इन कुछ आर्थिक संस्थाएं हैं, ये विश्व की आर्थिक संस्थाएं, जैसे वैश्विक बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO बोला जाता है, और IMF जो है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इनकी आलोचना कौन करता है? विकल्प में है एंथोनी गिडेंस, जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़, रोनाल्ड रॉबर्टसन, इसमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सामाजिक विचारकों में जो इन संस्थाओं से जुड़े भी रहे हैं, विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे हैं जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज़ जो हैं, इसके कटु आलोचक रहे हैं। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टिग्लिट्ज़ के बारे में बात करें तो ये इनको जो है 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल 2001 में जो है इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी काम के लिए। और ये अमेरिका के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद बात करें, इन्होंने ये बताया कि विश्व बैंक, WTO, IMF जो होता है, इसके लिए उन्होंने मुक्त बाजार कट्टरपंथी की बात किया था, तो इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। और इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लिबर्टी इनकी जो है पुस्तक है। तो हो सकता है आने वाले प्रश्नों में इसको भी रखा जाए कि स्टिग्लिट्ज़ महोदय ने जो है कौन सी पुस्तक लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लिबर्टी पुस्तक जो है स्टिग्लिट्ज़ महोदय की पुस्तक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प में है रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेतई, आनंद चक्रवर्ती, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था, इस जो है इस सोशल इकोलॉजी पुस्तक के बारे में उसमें प्रश्न पूछा हुआ है, उसमें जवाब में लिखा हुआ है कि इसमें से कोई नहीं है। जबकि बात करें तो यह पुस्तक जो है वास्तव में रामचंद्र गुहा, जो भारतीय इतिहासकार भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं, इन्होंने जो है इनको भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं रामचंद्र गुहा, और चिपको आंदोलन पे भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं। और इन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 2009 में। रामचंद्र गुहा ने ही सोशल इकोलॉजी पुस्तक को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 20 प्रश्नों का ये सेट जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, इससे
हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कुछ भी कमेंट करें दोस्तों, जो चीज़ें न समझ में आई हो, जो अच्छा न लग रहा हो, आप सकारात्मक भी कर सकते हैं, नकारात्मक भी कर सकते हैं, इससे हमारी कमियां भी पता चलेंगी इसमें। तो आप लोगों को जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।